सखी सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को दीपा माहेश्वरी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। संगीता जी, बाहर स्टूडियो के बाहर तो यहाँ मुंबई में हो रही है रिमझिम सी बारिश। जी, जोरदार भी हो रही है। और हमारी सखियां लिख के बताएंगी कि उनके शहर में क्या हाल है। बिल्कुल बताएंगी। और आज तो मौसम यहाँ सुहावना है और थोड़ा सा हल्का हल्का ठंडा लग रहा है। और क्योंकि स्टूडियो है तो हमें यहाँ पे एक टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो बिल्कुल ठंडा ठंडा सा हो रहा है। लेकिन गाने और गीत और जब हमारी बातचीत और जब हम बातें करेंगे तो जो गर्मजोशी आएगी तो 1 घंटा कहाँ निकल जाने वाला है हमें पता नहीं चलने वाला। जी, तो फिर सखियों को बता दीजिए कि आज हमारे पिटारे में क्या है। आज हम नृत्यांगना कल्याणी कुट्टी अम्मा के बारे में बात करेंगे। और आज है विश्व मानवता दिवस, तो उसके बारे में बातें होंगी। और साथ में है विश्व फोटोग्राफी दिवस, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जी, और साथ ही घूमने चलेंगे। कहाँ बताइए। शालीमार और निशात बाग। जी, और बारिश में बिजली के उपकरणों से क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, इस विषय में भी बातचीत करेंगे। ये खास मौसम होता है जब हमें इन सब उपकरणों से सचेत रहना बहुत जरूरी है, तो इसके भी बारे में बातें होंगी। तो बहुत सारी बातें करेंगे हम, और गीत भी अच्छे अच्छे हम सुनेंगे। और हमारी सखियां सहेलियां साथ हो चुकी होंगी हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं नृत्यांगना कल्याणी कुट्टी अम्मा के बारे में। तो केरल राज्य के मल्लपुरम जिले के थिरुनवाया ग्राम की रहने वाली थी। जन्म इनका 1915 में हुआ और वे कुलीन परिवार से थी। उस समय छोटी उम्र में क्या हुआ करता था ना संगीता जी, कि कुलीन परिवारों में बच्चियों को नृत्य नहीं सिखाया जाता था और उन्हें अनुमति भी नहीं देते थे, तो और अच्छा भी नहीं मानते थे। तो परिवार की रजामंदी के बाद बड़े होने पर उन्होंने नृत्य सीखना शुरू किया। कला मंडलम से नृत्य शिक्षा उन्होंने पूर्ण की और नृत्य की विशेष विद्या थी मोहिनी अट्टम। ये विद्या 19वीं सदी के पूर्वार्ध में लगभग आप ये समझिए ना कि समाप्ति की ओर ही उस कगार पर ही थी। जी, और लुप्त प्राय भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य को कल्याणी कुट्टी अम्मा ने विस्तार दिया और इसे पुनर्जीवित किया। ये नृत्य भारत के केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। मोहिनी अट्टम नृत्य यानी कि ये एक विधा है ना। शब्द मोहिनी के नाम से बना है। ये मोहिनी रूप देव भगवान विष्णु ने धारण किया था, ये सभी को पता है, ताकि बुरी ताकतों पर अच्छी ताकत की जीत हो सके। नाट्य शास्त्र में भी इसका उल्लेख मिलता है और जिसके रचयिता भरत मुनि हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि इसकी एकल अभिनय शैली जिसमें संगीत और गायन का समावेश होता है, यानी कि जो एक व्यक्ति हैं वो इसे पूरी तरह से प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल। और मोहिनी अट्टम के मुखर संगीत में विभिन्न प्रकार के लय भी शामिल होते हैं संगीता जी। मृदंगम, इदक्का, बांसुरी, वीणा, ये सब का उपयोग होता है संगीत उपकरणों का। और कल्याणी कुट्टी अम्मा के अनुसार मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य इतिहास और नृत्य संरचना की दस्तावेज है। इस नृत्य को पुनर्जीवित करने और ऊंचा दर्जा दिलाने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रही। वे अनेकों मंदिरों में गई, वहां के शिलालेखों को पढ़ा उन्होंने, और वहां की मंदिर जो नर्तकियां थी उनसे भी मिली। और इस नृत्य के संबंध में उन्होंने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी की। जी, और मोहिनी अट्टम का अर्थ है जादूगरनी का नृत्य, इसका अर्थ होता है। तो कल्याणी कुट्टी अम्मा को मोहिनी अट्टम नृत्य की माता का दर्जा दिया गया, क्योंकि केरल की इस प्राचीन नृत्य शैली को शास्त्रीय नृत्य की मुख्य धारा में लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। उन्होंने मोहिनी अट्टम नृत्य शैली के पीछे छिपे पौराणिक रहस्य को भी बताया। इस शैली की व्याख्या स्वर्ग की सुंदरी और नारियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य के रूप में इन्होंने की। कल्याणी कुट्टी अम्मा ने अपनी एकत्रित जानकारियों को 2 अलग-अलग पुस्तकों में प्रकाशित किया है। ये पुस्तकें आज मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की प्रमाणिक दस्तावेज मानी जाती हैं, जिसे उनके बाद आगे बढ़ाने में उनके शिष्य और उनके परिवार वाले जो है वो योगदान देते रहे, और अभी भी ये आगे इसी तरह से बढ़ रही है नृत्य कला।
और कल्याणी कुट्टी अम्मा का विवाह दिवंगत कथकली उस्ताद पद्मश्री कलामंडलम कृष्णन अय्यर के साथ हुआ था। वे कविताएं भी लिखा करती थीं जिसकी उत्कृष्टता को देखते हुए 1938 में महाकवि श्री वल्लथोल ने उन्हें कवियत्री की भी उपाधि दी थी। उन्होंने 1952 में केरल के अलुवा में कलायम की स्थापना की और 1972 में उन्हें केंद्र संगीत नाटक अकादमी से फेलोशिप मिली। जी, और उसके बाद 1974 में जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, ये केंद्रीय और केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, यानी दोनों ही ये सम्मान केंद्र और स्टेट के मिले। इन्हें सम्मानित किया गया। 1986 में केरल कलामंडलम से उन्हें सम्मानित किया गया और 1997 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में काम करने के लिए उन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा कालिदास पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा दक्षिण भारत में केरल की युगांतकारी मोहिनी अट्टम नृत्यांगना थीं। 12 मई सन 1999 में भारतीय नृत्य कला की अमूल्य धरोहर मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य की इस महान नृत्यांगना ने हम सभी को अलविदा कह दिया। जी, तो ऐसा था मोहिनी अट्टम नृत्य जो कल्याणी कुट्टी अम्मा किया करती थी। बिल्कुल। और किसी भी संगीत विद्या हो या नृत्य विद्या हो, पूरा एक जीवन संगीता जी बीत जाता है उसे सीखने में। हाँ। और हमें लगता है कि बहुत उन्होंने सीख लिया, लेकिन वो जो हमारे गुरु हैं वो कहते हैं कि एक जीवन भी पूरा नहीं है किसी भी कला को साधने में, मतलब पूरा जीवन लग जाता है तब कहीं जाके वो तो कहते हैं हम कुछ प्रतिशत ही सीख पाए हैं। हाँ। तो जो सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये एक हमारी इन बड़े बड़े जो कलाकार हैं इनकी जीवन हमें ये प्रेरणा देती है, इनका जीवन की आप करते रहिए, लगे रहिए, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर आप पहुंचेंगे। और स्तर पर क्यों, आपके जीवन में जो बदलाव आते हैं संगीत नृत्य की वजह से, वो भी देखने लायक होते हैं। चलिए, तो नृत्य की बात हुई है तो एक ऐसा ही गीत सुन लेते हैं और सुनवा भी देते हैं। बिल्कुल। खोई खोई आँख है, रुकी पलक है, जहाँ जहाँ देखेगा तू वही झलक है, खोई खोई। तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना। यहाँ दो रूप हैं हर एक के, यहाँ नजरें उठा नजरा देख के, जब उसकी मोहब्बत में गुम है तू, वही सूरत नजर आएगी चार सू। कौन क्या है मन के सिवा ये कोई क्या जाने, तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना। तेरे नैना, तेरे नैना।
ये जवान रात लेके तेरा नाम कहे हाथ बढ़ा कोई हाथ थाम, ये जवान रात लेके तेरा नाम कहे हाथ बढ़ा कोई हाथ थाम, ये जवान रात। काली अलका के बादल में बिजलियां गोरी बाहों में चाहत की अंगड़ाइयां, जो अदा है इशारा है प्यार का ओ दीवाने तुझे चाहिए और क्या, पर रुक जा मन की सदा भी सुन दीवाने, तेरे नैना तलाश करे जिसे वो है तुझे में कहीं दीवाने, तेरे नैना। जी, देखिए इतना सुरीला गीत, इतना खूबसूरत गीत, जब इन गीतों को हम सुनते हैं दीपा, तो अक्सर कर बड़े ही भाव विभोर हो जाते हैं और बिल्कुल मन इनमें खो जाता है ना? और देखिए कई बार तो जब हम बहुत ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ऐसी भी स्थितियां कभी-कभी आ जाती हैं। तो हमारा इशारा है विश्व मानवता दिवस पे। जी हाँ, आज 19 अगस्त है, तो विश्व मानवीय दिवस को विशेष रूप से 2003 में संयुक्त राष्ट्र के बगदाद, इराक स्थित मुख्यालय पर हुए हमले की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। ये दिन मानवीय कर्मियों और मानवीय कारणों की वजह से अपनी जान गंवा चुके और जो लोग थे उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, आज के दिन देने के लिए ही मनाया जाता है। विश्व मानवीय दिवस के दिन मानवीय कार्यों को हम प्रेरित करें और उनसे प्रेरणा लें, ये भी एक उद्देश्य है। बिल्कुल। और संगीता जी देखिए ना, हम बचपन से पढ़ाया भी जाता है, हम भी सीखते हैं, हमारे माता पिता भी सिखाते हैं, और हम जो माता पिता बन चुके हैं हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि भाई जब भी कोई संकट की स्थिति आए तो हम एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए, है ना, और मानव उत्थान के लिए प्रयास करें भाई। और जरूरी नहीं है मानव हो, हम सभी के लिए, पर्यावरण हो चाहे पशु पक्षी हो, तो ऐसे में दया, सहानुभूति, निष्पक्षता के साथ आपात जो प्रभावित क्षेत्र हो जब भी होते हैं तो उनमें बिना किसी भेदभाव के सबकी सहायता करने के लिए भी आगे आना चाहिए, और जो सहायता करते हैं उन कर्मियों का भी सम्मान करना चाहिए। और आतंक और हिंसा के नए खतरों के बीच ये एक बहुत ही बड़ा अहम कार्य है। हाँ, और विश्व भर के लोगों के लिए देखिए कई बार ऐसा होता है कि पानी को लेकर कोई समस्या आ जाती है, और जो अलग-अलग तरह की अलग-अलग समस्याएं हैं, जिनमें शिक्षा के लिए भी कभी समस्या आ जाती है, कभी-कभी बुनियादी ज़रूरतें भी हमें होती हैं। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर इन क्षेत्रों में भी हम सहायता करें तो ये अच्छा होगा। और संकट के की जो घड़ी होती है, ऐसे वक्त जो निराशा होती है, तो हम ऐसे लोगों के लिए जीवन रक्षक बने, ज़रूरतमंद लोगों तक जो भी सहायता पहुंचाने की ज़रूरत होती है, कोशिश ये करें कि उनकी मदद करें और उन्हें सहायता पहुंचाएं। अगर कोई मतलब सक्षम है तो उसे ज़रूर किसी न किसी तरह से आगे आना चाहिए। और देखिए एक से मिलकर एक जब मिलते हैं तो ही कड़ी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और जब संकट की स्थिति आती है, हमने सभी लोगों ने कहीं ना कहीं अपने जीवन में ये अनुभव भी किया होगा। हाँ, क्योंकि क्या होता है जब सहायता करने को
कोई आता है हाँ। तो वो संकट का जो समय है वो भी टल जाता है या वो निकल जाता है। बिल्कुल। और कई बार तो हम ऐसा भी सोचते हैं दीपा कि नहीं अकेले हैं तो कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जब हम अकेले आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ कोई ना कोई ज़रूर आएगा। ज़रूर तो आता है ऐसे और कई लोग आ जी, जाते जी। हैं। और अपने परिवार में, अपने घर के बच्चों में ये एक बुनियादी स्वभाव होना ही चाहिए उनमें, मतलब इसको प्रोत्साहित करना चाहिए हुँ। कि स्वभाव को लेकर के हम बातें तो बहुत सारी कर लेते हैं, शिक्षा में ऐसे आगे बढ़ो या आपका कोई किसी विशेष क्षेत्र में रुचि है तो उसमें ऐसे आगे बढ़िए, लेकिन हम कभी स्वभाव कैसे होना चाहिए, वो समाज में बच्चा आगे कैसे बने, उसका स्वरूप कैसा होगा, इस पर कभी विचार थोड़ा कम ही कर पाते हैं। तो ये एक जो है मानवता का जो भाव हमारे अंदर पनपे बढ़े, तो ये भी देखना ज़रूरी है। जी। और आपदा हो या कोई भी ऐसी परेशानी हो वो बताकर तो बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल नहीं, तो जी। हमेशा हमें इस बात के लिए ज़रूर सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए कि कभी भी कोई भी बात अगर हो तो हम किस तरह से उससे अपना निपटारा करेंगे और लोगों की सहायता हम किस तरह से कर पाएँगे। जी। तो तो अब आगे और भी बातें करेंगे। चलिए सफ़र में चलते-चलते एक गीत सुने। सजना सजना ओ सजना तेरे प्यार में मैं गई खो सजना, तेरे ही कारण बन रे जोगन अब होना है जो भी हो सजना, अब ये लागे टूटे ना, अब ये बंधन टूटे ना। सजना सजना ओ सजना तेरे प्यार में मैं गई खो सजना, तेरे ही कारण बन रे जोगन अब होना है जो भी हो सजना, अब ये लागे टूटे ना, अब ये बंधन टूटे ना। मिलते ही नैन गया चैन मेरी हाथों का, चल गया जादू तेरी प्यार भरी बातों का। मिलते ही नैन गया चैन मेरी हाथों का, चल गया जादू तेरी प्यार भरी बातों का। सजना सजना ओ सजना तेरे प्यार में मैं गई खो सजना, तेरे ही कारण बन रे जोगन अब होना है जो भी हो सजना, अब ये लागे टूटे ना, अब ये बंधन टूटे ना। बैरी पपीहा जब पीयू पीयू गाए रे, लागे वो वान मेरी जान चली जाए रे। बैरी
सुंदर अनुभूति है। और जब अच्छे-अच्छे जो क्षण होते हैं हमारे जीवन के, उन्हें हम नहीं स्मृतियों में अपने कैद करना चाहते हैं कहीं पे। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी कहते हैं कि कैमरा नहीं था तो वही हम अपने आँखों में कैद कर लेते थे, हमारी यादों में कैद कर लेते हाँ। थे। लेकिन अब तो बहुत जो हमारे विज्ञान है बहुत आगे बढ़ चुका है, हम हर पल को कैद कर सकते हैं हाँ। और जब चाहे जब उसे देख सकते हैं जी, वापस। और ऐसी ही एक बात हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि इस दिन का महत्व तो बहुत बढ़ गया है, यानी कि आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है। इसके जी। बारे में लिखती हैं कि कुछ लोग के पास कैमरा पहले हुआ करता था, लेकिन अब तो सबके हाथ में कैमरा रहता है। जी। तो लोग लम्हों का आनंद कम लेते हैं और फोटो जो है वो बहुत खींचते हैं। और ये कहना गलत ना होगा कि कैमरे की जगह मोबाइल ने ले ली। और इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य जो है वो दुनिया भर के लोगों की जो फोटोग्राफी है उसको प्रोत्साहित करना है। तो अच्छी बात इन्होंने लिखी है और इसीलिए ये दिन मनाया भी जाता है। असल में विश्व फोटोग्राफी दिवस आज के दिन है, जिसे फोटोग्राफी जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द है जिसकी उत्पत्ति फोटोस यानी लाइट और ग्राफीन यानी उसे खींचना, तो इन्हीं शब्दों से बना हुआ है फोटोग्राफी। खूबसूरत नज़ारे जो सभी को बहुत भाते हैं, जैसा कि अभी हमने गीत भी सुना, बिल्कुल। उसमें भी बड़ा सुंदर नज़ारा है। तो क्योंकि कैमरे में कैद करने का इन चीज़ों को, इन खूबसूरत नज़ारों को जो एक जुनून होता है ना, तो उस जुनून को लोग आजमाते हैं कह सकते हैं, है ना। तो फोटोग्राफर्स को समर्पित है भाई आज का दिन, जिन्होंने अपनी कला से दुनिया की खूबसूरती को कैमरे में कैद किया। और करियर तो इसमें है ही है, कई बार हम लोग बात करते हैं जो हुनरमंद जो होते हैं जिन्हें बहुत खूबसूरती से फोटो खींचना आता है, तो वो अपना करियर बना सकते हैं इसमें, और उन्हें अपना जो टैलेंट है वो दिखाने का मौका मिलता है। और दिल की बात कभी-कभी क्या होता है ना संगीता जी, बहुत से ऐसे होते हैं जो दिल की बात कह नहीं पाते, छुपा ले जाते हैं, लेकिन वो इतने सुंदर अलग तरीके हैं, उनके पास अलग-अलग तरीके होते हैं अपनी बात को कहने का। तो कईयों के पास फोटोग्राफी बहुत अच्छा एक विकल्प होता है। जी, तस्वीर भी बनाते हैं, बना लेते हैं, तस्वीरें खींच लेते हैं और खींच के भेज देते हैं और पता चलता है अच्छा तो आप ये कहना चाहते थे। तो इतिहासकारों की माने अगर तो 9 जनवरी 1839 को फोटोग्राफी प्रक्रिया का आविष्कार हुआ और इस प्रक्रिया का नाम था डोगोरोटाइप, जिसे जोसेफ नाइसफोर और लुइस डोगेर नाम के 2 वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया। और डोगोरोटाइप टेक्निक फोटोग्राफी की पहली प्रक्रिया थी। इस टेक्निक के आविष्कार का ऐलान फ्रांस की सरकार ने 19 अगस्त 1839 में किया था। और इसी के बाद इस दिन को यादगार दिन के रूप में मनाया जाता है, फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है 19 अगस्त को। आधिकारिक तौर पर इस दिन की शुरुआत 2010 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के एक फोटोग्राफर ने इसका खूब प्रचार प्रसार किया था तब, और तस्वीरें गैलरी में पेश की थी जिन्हें खूब पसंद किया गया। जी, और इसके बाद से फोटोग्राफर्स ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी कला का खूब प्रदर्शन किया। और ब्लैक एंड व्हाइट और कलर फोटोग्राफ भी होते हैं। पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हुआ करती थी, और उसके बाद फिर चलन हुआ कलर फोटोग्राफ्स का। तो ब्लैक एंड व्हाइट की भी अपनी खूबसूरती है, और जो कलर फोटोग्राफ है उसकी अपनी फिल्में भी ऐसी ही आती थी, फिल्में भी ऐसी आती थी पहले। जी बिल्कुल वही होता था। और आजकल आप सोशल मीडिया पे देखिएगा बहुत से लोग जो बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, वो लोग अपने ये नए गाने हैं तो उनको ब्लैक एंड व्हाइट में कर देते हैं, या अपनी तस्वीरें, हम भी जब शौकिया तौर पे आते हैं ना तो अपनी तस्वीर को ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं। और इसी तरह से अलग-अलग उसमें कलर कोई पेंट भी कर सकता है, तो बहुत सारे अब विकल्प आ गए हैं उनमें। तो हाँ, जी आप और कह रहे थे? मैं ये कह रही थी कि देखिए इतिहास जो है उसे समृद्ध बनाया है फोटोग्राफी ने, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम हमारे जमाने की नहीं है, हम देख नहीं पाए, लेकिन उनके बारे में हम पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ किताबों में बड़ी खूबसूरत तस्वीरें भी देखते हैं, और इस तरह से लोगों के बारे में जानते भी हैं, उस समय के पर्यावरण के बारे में भी जानते हैं। और देश और दुनिया की कोई भी तस्वीर अगर हमारे सामने आती है, हम देखते हैं, तो उसे समझने का, उसे देखने का, उस नज़रिए को समझने का एक हमें एहसास होता है, एक अनुभव होता है। तो उस यानी कि विदेशों की जो सभ्यता संस्कृति है उसे भी समझने में फोटोग्राफी बहुत सहायक होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कहते भी है ना कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है, क्योंकि ये मानवीय संवेदना को
जागृत करती हाँ, हैं। जैसा कि आपने पहले बताया भी था बिल्कुल। कि अगर हम कुछ कह न सकें तो उसे चित्र या तस्वीरें बयां कर देती बिल्कुल। हैं। और जो वक़्त गुज़र गया है, हम्म, जब हम नहीं थे या हमसे भी पहले पुराना ज़माना, हाँ जी। तो वो कैसा वक़्त रहा होगा, तो तस्वीरों के माध्यम से हम समझ जाते हैं। हाँ जी। और बहुत सारे अलग अलग तरह के कैमरा भी आ गए हैं, जैसा कि हमारी एक सखी ने लिखा ही था कि अब तो मोबाइल फोन में ही कैमरा होता है। और कुछ कैमरे जो हैं जिन्हें हम आज बता रहे हैं वो है स्मार्टफोन कैमरा, जो सभी के पास लगभग होता है। उसके बाद पॉइंट एंड शूट कैमरा, अल्ट्रा कॉम्पैक्ट कैमरा, सुपर जूम कॉम्पैक्ट कैमरा, ब्रिज कैमरा, डीएसएलआर जो पुराना कैमरा था, इसका पहले एसएलआर था जिसे जी, बाद जी। में डीएसएलआर बनाया जी। गया। और फिर होता है क्रॉप सेंसर, जो मीटरलेस कैमरा होता है, मिररलेस होता है। जी मिनटलेस जी होता जी है। जी। ये फ़ोटोग्राफ़ी की अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो कहते हैं कि इस हाँ। कैमरा को लीजिए, तो इससे शुरू कीजिए। और ये फुल फ्रेम से थोड़ा छोटा होता है और इसका क्रॉप फैक्टर एक डीएसएलआर जैसा होता है। हाँ, तो यानी कि कैमरा सस्ता होता है, लेकिन ये इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो डीएसएलआर जैसे होते हैं। जी। तो शुरुआती तौर पर अगर हम सीखना चाहें तो क्रॉप सेंसर मिररलेस कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन कैमरे तो कैमरे होते हैं दीपा, इनको सहेजना पड़ता है, इन्हें बड़ा संभालना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल। इनमें लेंस होते हैं तो बड़े महंगे भी होते हैं बहुत। तो सस्ते हों या महंगे हों, लेंस होते हैं तो उनकी बड़ी वैल्यू होती है। तो जब आप कैमरा लें तो आप इससे भी ज़रा सावधान रहें कि उसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी तरह से वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए, है ना? तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। और इसके इस्तेमाल में सावधानी भी होनी चाहिए, क्योंकि बारिश वगैरह में कई कैमरे ऐसे आते हैं जो वाटरप्रूफ होते हैं। जैसे एक जी। एक्शन कैमरा होता है, एक्शन कैमरा, तो वो वाटरप्रूफ होता है। और इसमें जो एडवेंचर शूट होता है जी। वो हम कर सकते हैं। यानी कि किसी ऐसी जगह पे घूमने गए जहाँ की बड़ा ही देखने में बड़ा ही अलग सा नज़ारा है। आजकल तो देखिए बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में लोगों को फोटोग्राफी का बड़ा शौक होता बिल्कुल। है। जी, जी। और जो पार्क होते हैं, जो उद्यान होते हैं, या जो जल जहाँ प्रवाहित होता है, जलप्रपात वगैरह, वहाँ पर तो बहुत सारे लोग फोटो खींचने जाते हैं। तो इस तरह के कैमरा जो एक्शन कैमरा होते हैं वो उस समय काम आ सकते हैं। बिल्कुल। तो फ़ोटोग्राफ खींचिए ज़रूर अपने लिए, अपनी यादों को सहेजिए, उसका चाहे तो एल्बम बनाएँ या जिस तरह रखना चाहे रखिए, अपनी मधुर स्मृतियों के साथ मुस्कान लेते हुए। जी। अब हम एक गीत सुने? गीत सुन ले। एक और बात कहनी वो ये है बोलिए कि ना। आजकल जो बारिश का मौसम है, देखिए फोटोग्राफी का शौक तो सभी को होता है, जी। लेकिन आजकल बड़ा ही कई जगह पे जो इस जो माहौल है, अगर मतलब हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर प्रकृति का सौंदर्य बहुत ज्यादा है, तो वहां जब फोटोग्राफी करते हैं तो जरा सावधानी की भी जरूरत पड़ती है, जी। क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा फोटो खींचना चाहते हैं। तो वो कई बार ऐसी जगह पे चले जाते हैं फोटो खींचने के लिए जहां बड़ा खतरा होता है, तो या जहां से काफी कह सकते हैं कि गहराई बहुत ज्यादा होती है। तो फोटोग्राफी आप करें, जरूर करें, शौक है आपका, लेकिन थोड़ी सावधानी भी जरूर बरतें कि बिल्कुल इससे संगीता कोई। जी, बहुत अच्छा किया हाँ। कि जो ये बात भी हमने अपनी सखियों के साथ की जी। कि बताना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को फ़ोन तो हाथ में भले दे दें या कैमरा दे दें, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये भी ज़रूर उनसे पूछ लीजिए। हाँ। और उन्हें ज़रूर याद दिला दीजिए कि भई ऐसी जगह ना जाना कि जहाँ खतरा हो, या आप ऐसी कोई फिसलन वाली जगह या कोई ऊंचाई या कोई नोकदार जगह। क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं सुनने में आती जी, हैं, तो जी। इससे सावधानी भी बरतनी है। और जीवन है तो जीवन को उतने ही सुकून से जीना भी है, तो थोड़ी सावधानी तो जरूर चाहिए। बिल्कुल। और गीत भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। दिल ले लिया तो इसको मत बेकरार करना, इसका कोई नहीं है इस दिल को प्यार करना। अय्या अय्या
जानू रे घर पर नाम वाम मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल विल प्यार प्यार। शाम वाम मैं क्या जानू रे, रुत वुत शाम वाम मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल विल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे, दिल विल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल विल प्यार प्यार। संगीता जी, अगर इस गीत को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो हीरोइन है हाँ, इस फिल्म में, हाँ, ये फोटो नहीं फोटो खिंचवाना चाह रही थी। तो ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता हाँ, है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो फोटो नहीं खिंचवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो फोटो खिंचवाना है तो सुंदर सुंदर स्थानों पे जाना पड़ता है और बाग बगीचों में जाना पड़ता है। तो आज हम ऐसे ही एक बहुत प्रसिद्ध, हमारे देश के प्रसिद्ध स्थलों की बात कर रहे हैं। तो स्थल दर्शन में जब हम बात करते हैं, आज है शालीमार और निशात बाग के बारे में, जी, जो कि हम कश्मीर में है। तो शालीमार बाग है श्रीनगर में। तो फिरदौस बर रुए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इसके बाद ये है, इसका जो अर्थ है वो ये है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जी हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो बहुत से लोगों को पता है। जी जी, अमीर खुसरो जी की हैं। जी। तो फारसी भाषा के ये विद्वान कवि थे, इन्होंने ही ये लिखा था। और मुगल बादशाह जो जहांगीर थे वो अक्सर करके इसको दोहराया भी करते थे क्योंकि उन्हें कश्मीर बड़ा पसंद था। बहुत पसंद था। जी। तो उनका जो ख्वाब था उसी को मुकम्मल करते हैं और वो अक्सर कश्मीर की पुरनूर वादियों के लिए संजोया करते थे कि यहाँ एक बाग या कभी जो उन्होंने बनाया उस पर किस तरह से आया जाए और कैसे समय बिताया जाए। और कुछ वक्त श्रीनगर और कश्मीर की दिलरुबा वादियों में भी वो बिताया करते थे और यहीं उनके ख्वाबों की तामीर शालीमार बाग की शक्ल में उभर कर सन 1619 में सामने आई। और जैसे हम बता रहे थे सखियों कि शालीमार बाग जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है जिसे बादशाह जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए बनवाया था। शालीमार एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रेम का निवास। जी जी। और ये श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर है। इसे फैज बख्श गार्डन ऑफ चार मीनार और फराह बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ये तो एक नाम हो गया, लेकिन ज्यादा करके प्रसिद्ध तो ये शालीमार के नाम से ही है। मखमली हरी भरी क्यारियां, गलियारे, सुंदर दृश्यों के लिए ये एक बहुत ही रमणीक स्थान है। बाग के बीचों बीच चिकने पत्थरों की एक नहर है जो बेहद खूबसूरत है।
जी, और ये बाग पूरा जो है 31 एकड़ लगभग जमीन पर फैला हुआ है और चारों तरफ इसके चिनार के पेड़, देखिए चिनार के पेड़ बड़े खूबसूरत होते हैं और बिल्कुल ये जी, रंग भी बहुत बदला प्यारे करते लगते हैं। हैं जी। हाँ, हाँ। तो पेड़ों से, चिनार के पेड़ों से घिरी हुई शालीमार की पुरसुकून वादियां हैं। शाही परिवार का ग्रीष्मकालीन निवास और रॉयल कोर्ट था ये। दिल्ली से यहाँ तक का सफर हाथियों और लश्कर के साथ पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के जो कठिन बर्फीले दर्रे हैं उनको पार करते हुए ये सफर तय किया जाता था। और यहाँ दीवाने आम जो सार्वजनिक बाहरी उद्यान है, झरने के ऊपर एक काले संगमरमर का सिंहासन यहाँ कभी हुआ करता था और अभी इस तरह के सिंहासन हैं लेकिन उनके अवशेष देखे जा सकते हैं। जी। दीवाने खास जो महानुभावों और मेहमानों के लिए था, जो बाग का बीच वाला हिस्सा था, और दीवाने खास जो सबसे ऊपर बाग का हिस्सा है जो शाही महिलाओं के लिए था। जी। यानी कि इसे 3 भागों में बनाया गया। जी, बिल्कुल। और ये बात जो आप वहाँ तक पहुँचने की उस वक़्त की बात कर रहे हैं मुग़ल काल की, कितना कठिन रहता होगा ना संगीता बहुत, जी कि बहुत। वहाँ तक पहुँचना। और आगे अब अगर हम इस बाग के बारे में बात किए तो इसकी डिज़ाइन्स और ये चार बाग ऑफ पर्शिया पर आधारित है। और इस गार्डन को यहाँ के चीनी खनास, जी, जी, चीनी जी। खनास, हाँ। आर्चर नेचर्स के लिए जाना जाता है, जो गार्डन के पिछले हिस्से में वाटरफॉल से बनी हुई है। यहाँ रात के दौरान तेल के दीपक से रोशनी की जाती है, तो कितना खूबसूरत लगता होगा ये। हाँ, हाँ। जी। और इस प्रकाश का झरने पर स्पेशल इफेक्ट पड़ता है, जिससे झरना जादुई प्रतीत होता है। कला और फल और फूलों पर जब ये प्रकाश पड़ता है तो इनका प्रतिबिंब पानी में पड़ता है, तो पानी भी कई रंग और रूप में चमक उठता है। जी, और देखिए ये खूबसूरत इसलिए भी बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि कश्मीर की बड़ी सफ़ेद वादियाँ हैं। जी। हाँ, तो वहाँ रंग-बिरंगे फूल जब खिलते हैं तो उनकी चाह, उनकी खूबसूरती और उनका तो क्या कहते हैं, एक तरह से लरज़ना बिल्कुल अलग ही होता है। और डल झील का उस पर किनारा तो चार चाँद लगाता है। हिमालय की सुंदर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो सुंदर नज़ारा और सुसज्जित चिनार के पेड़ हैं। बादशाह जहांगीर के बाद शालीमार की खूबसूरती को कायम रखा उनके बेटे और मुगल बादशाह शाहजहां ने। उन्होंने इस बाग को और विस्तार दिया और नाम दिया फैज बख्श, यानी सुहावना और आनंदमय। यानी कि यहाँ जो फूल खिलते हैं वो बहुत ही सुंदर अलग अलग रंग के होते हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं शालीमार और निशात बाग भी साथ ही, तो मौसम का बहुत ख्याल रखना जरूरी होता है। अप्रैल से अक्टूबर माह के बीच आप जा सकते हैं। पहचान पत्र, आपके दस्तावेज जो हैं वो सारी चीजें होनी चाहिए। और सुनते ऐसा भी है कि शुक्रवार के दिन ये नहीं खुलता है। जी, तो जब भी हमारे सखियाँ या हमारे श्रोता जाएँगे तो इन सब जानकारियों के साथ और अपनी जानकारियाँ सब बटोर कर ही जाएँगे, है ना? हाँ, हाँ। हाँ, और बिल्कुल। साथ ही साथ एक बात और भी है कि ये मौसम इसलिए भी बताया गया है क्योंकि चिनार के जो पेड़ होते हैं वो बड़ा ही अलग-अलग रंग इख्तियार करते हैं इन मौसमों में। तो ये हरे हैं तो ये ऑरेंज जैसे दिखने लगते हैं और कुछ शरबती सा रंग इनका होता है, कुछ पीले से भी दिखने लगते हैं। और जो फूल होते हैं वो इस मौसम में बहुत ही खूबसूरत खिलते हैं। तो इस वजह से भी यही मौसम बताया गया है कि आप इसके इन महीनों के बीच में जाएं तो अच्छा है। जी। और अप्रैल के बाद छुट्टियां भी लग जाती हैं तो आप अपने परिवार को भी लेके जा सकते हैं क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां हो जाती है, तो उसके बाद भी जाया जा सकता है। और इसी तरह निशात बाग हुआ, तो निशात बाग केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के निकट डल झील के पूर्व में स्थित है, जो एक सीढ़ीनुमा मुगल बाग है। हाँ, क्योंकि ये पहाड़ों पर है ना, बिल्कुल। तो इस तरह से जो उनकी जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं तो ऊपर से नीचे, जैसे देखिए चाय बागान होते हैं, है ना, तो उसी तरह से इनको जैसे सीढ़ियों के तौर से बनाया गया है। यूं कहिए कि ढलान के ऊपर से है वो। और ये कश्मीर घाटी जो है वो उसका दूसरा सबसे बड़ा मुगल बाग है, जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के आसपास है। निशांत का जो अर्थ है वो होता है हर्ष का उद्यान। हाँ, और 1633 में बेगम नूरजहां के बड़े भाई आसिफ खान ने इसे निर्माण और अमली जामा कह सकते हैं कि पहनाया। निशात बाग का लेआउट जो है वो भी फारसी उद्यानों की बुनियाद पर ही रखा हुआ है। तो जो जिस तरह से ये बना हुआ है वो फारसी उद्यानों का काफ़ी इसमें तालमेल देखने को मिलता है। और बड़े ही सुंदर इसमें झरने हैं, पंक्तिबद्ध चिनार और सुरू के वृक्ष हैं। डल झील के किनारे से उठते हुए इनमें 12 छतों यानी 12 राशि का जो संकेत देते हैं कुछ इस तरह का है। और इसके 2 खंड हैं, दीवाने आम और दीवाने खास, 2 हैं। और पहले जो शालीमार की बात हम लोगों ने की उसके 3 खंड थे।
और आसपास जो नहर है उसके ऊपर जो बगीचे बने हुए हैं उससे होकर गुजरता है पानी, सड़क के स्तर तक जो आता है तो पहली छत तक और एक झरने से नीचे बहता हुआ। और इस तरह से जो पानी वहां पर सवारी, वहां पर शिकारे की सवारी भी की जा सकती है। जी। हाँ, और डल झील से फिर संपर्क भी किया जा सकता है। तो पानी का प्रवाह कह सकते हैं कि यहाँ एक अलग ही तरह का चमक पैदा करता है। जी। और निशान बाग की एक दिलचस्प विशेषता है संगीता जी कि कई पत्थरों और संगमरमर के सिंहासन है यहाँ। हाँ। तो जो लगभग हर झरने के सर पर रखे गए हैं। हाँ। और इस बगीचे में फूलों की जो दुर्लभ प्रजातियां हैं ये शायद ही कहीं और देखने मिलती हैं। और 12 छतों के लिए बहुत मशहूर है ये जो निषाद उद्यान है। तो 2 उद्यान हैं ये, शालीमार और निषाद बाग। और इस मौसम में तो जो मौसम अब का मौसम है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस वक्त जा सकते हैं। और एक चीज और है, आजकल बारिश का भी मौसम है जी। तो देखिए बहुत सारे जलप्रपात जो हिमालय रेंज से जो निकलती हैं, जो झरने निकलते हैं वो भी इन्हें प्रभावित करते हैं। तो इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और उस पर चिनार के पेड़ तो 4 चांद लगा देते हैं। और अब इन सबको 4 चांद लगाने के लिए सुनते हैं एक गीत। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील च नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। 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 तारीफ करूं।
देखिए, और इसीलिए कश्मीर को जन्नत भी कहा जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख भी रहे हैं कि शालीमार और निशात बाग के बारे में क्या कहना है। हमारे हिंदुस्तान का स्वर्ग है। हम लोग पूरे परिवार के साथ शालीमार और निशात बाग गए हैं और जन्नत है कश्मीर की, ऐसा ये कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, खूबसूरती तो प्रकृति की जो कश्मीर में देखने को मिलती है वो बड़ी ही अलग है। बिल्कुल। और जो मानसून, ये जो सीजन, ये जो मौसम चल रहा है अभी हाँ, मानसून का, और तो एक चीज और है, शिकारे में जो फूल वगैरह जो हैं वो बड़े सुंदर सजा करके बेचे जाते हैं, तो शिकारे हाँ, पे बैठ के खरीदारी भी की जा सकती है। बिल्कुल, फल सब्जियां भी बेची जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो देखिए ना, ये एक अलग ही अनुभव है कि आप बैठे तो अपने शिकारे में और वहीं साइड से आप खरीदारी भी कर रहे हैं। जी जी जी, तो जरूर जाएंगी हमारी सखियां, और बिल्कुल इस मौसम में भी। और यहाँ तो चल रहा है मानसून का मौसम। हाँ। तो मानसून बहुत एक गर्मी के बाद बहुत ठंडक और तरोताजा जो अनुभव है वो तो लेकर आता ही है संगीता जी। लेकिन कुछ अगर हमने असावधानी रखी या थोड़े से भी हम अगर ऐसे हुए ना कि ध्यान नहीं रखा, तो ये कभी हमें मुश्किलों में भी डाल सकता है। आपको नहीं लगता ऐसा? जी बिल्कुल, और आपका इशारा है। देखिए, बारिश में बिजली के जब उपकरण हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बिजली के उपकरण या बिजली, दोनों से सावधानी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल जी। तो उपकरण जो आपके घर में है उसे चलाने में बड़ी खास सावधानी बरतनी होगी। जहाँ तक देखिए कि कई बार क्या होता है कि जो बिजली के तार होते हैं दीपा, वो हम बड़ी असावधानी उसमें कई बार देखने को मिलती है, कटे हैं कहीं पर, तो उस पर शॉर्ट सर्किट होने का बड़ा खतरा होता है। और पावर पॉइंट जो है, प्लग्स जो होते हैं, ये जब हम लगाते हैं तो इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि वो बच्चों की कम से कम पहुंच से दूर रहना चाहिए। और एडेप्टर से भी सावधान रहना चाहिए कि भाई एडेप्टर जो है वो बिल्कुल सही जगह पर रखा हुआ है, लगा हुआ है या नहीं, क्योंकि कभी-कभी उससे भी करंट जो है पास होने का डर रहता है। और जो उपकरण संगीता जी इन दिनों में, खास तौर से इन दिनों में, अगर आप नहीं उपयोग में ला रहे हैं या आपके रोजमर्रा में नहीं वो काम में आ रहे हैं, तो हो सके तो आप उन्हें हटा ही दें, और हो सके तो आप उनको अनप्लग कर दें। या आपको ऐसा लगता है कि नहीं रखना तो पड़ेगा, कभी कभी काम आता है, तो आप उसको अनप्लग करके रख दें या फिर स्विच ऑफ करके रख दें। हाँ, बिजली के उपकरण जब हम खरीदते हैं, अपने घर में लगवाते हैं, तो उस पर भी ये देखना बहुत जरूरी होता है कि उस पर ISI का मार्क हो, यानी कि वो पूरी तरह से अच्छी तरह से चेक किया हो। और देखिए, बारिश का एक तो मौसम, और दूसरा जो बाथरूम है, स्नान घर है, वहाँ शावर होते हैं, गीजर होते हैं, तो जब आप इनका इस्तेमाल न कर रहे हों, और या फिर अगर आप उसे लगा रहे हों, उस वक्त दोनों ही समय आपको ये देखना है कि आपके बदन के कपड़े न गीले हों, साथ ही साथ आपका हाथ जो है वो पूरी तरह से सूखा हो। और कई बार तो ऐसा भी करते हैं दीपा कि ये अच्छा होता है कि आप बिजली के कोई उपकरण अगर चला रहे हैं तो आप देखें कि एक सूखा बोरी की तरह का या फिर कोई सूखा लकड़ी का टुकड़ा हो जिस पर आप खड़े होकर चलाएं, तो फिर उससे करंट लगने का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि उससे हमारा जो शरीर है वो जमीन को छूता नहीं है, तो अर्थिंग नहीं हो पाती। हाँ, और कई ऐसे तार रहते हैं ना, क्षतिग्रस्त जो तार हैं, तो वो बिजली के ऐसे वाले तारों के जो उपकरण हैं जिनके वायर खराब हो गए, तो उन उपकरणों को ना हम इस्तेमाल करें, बल्कि पहले उन्हें ठीक करवा लें। कई बार ऐसा होता है कि वो खराब भी हो गए हैं तो भी सोचते हैं कि जोड़ तोड़ का इसमें कुछ लग जाएगा, चलो काम चल जाएगा, बाद में करेंगे, लेकिन वो शायद आगे हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। तो आलस ना करके उनको तुरंत ही ठीक करवा लें। और क्षतिग्रस्त अगर दिख रहे हैं तार तो उन्हें भी हटा दें। और एक चीज और भी है कि जो बिजली के उपकरण होते हैं उन्हें नियमित रूप से, यानी कि समय समय पर आप जांचते भी रहें, देखते भी रहें, उसकी निगरानी भी करते रहें कि वो ठीक है या नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं से कोई तार समझिए कि किसी तरह से कट गया, या कई बार ऐसा भी होता है कि चूहे भी काट देते हैं। तो ऐसा ना हो कि फिर आप जब उसको चला रहे हैं तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाए। और एक चीज और भी है कि जब हम किसी उपकरण को अगर किसी कनेक्टर से जोड़ते हैं तो वहां की दीवारों पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पानी का बारिश के समय रिसाव बहुत होता है, तो कहीं उस जगह पे पानी तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उससे फिर अंदर पानी अगर दीवारों पर रिस करके स्विच बोर्ड की तरफ पहुंचता है, तो जब हम उसको छूते
धोते हैं तो उस वक्त वहाँ जो करंट प्रवाहित होता है वो हमें लग सकता है। बिल्कुल। और एक और बात याद आ रही है कि जो हम इन दिनों में कपड़े कई बार सूखते नहीं हैं। घर भी छोटे जिनके हैं तो खास तौर पे उन्हें बहुत ही दिक्कतें उठानी पड़ती है कि हाँ। कपड़े सूख नहीं पाते आपके। तो हम अब जल्दी है, कहीं काम पे जाना है, तो हम प्रेस इस्त्री का जो है इस्तेमाल कर लेते हैं, फटाफट उसको थोड़े से लगा देते हैं इस्त्री और टांग देते हैं कि कपड़ा जल्दी से सूखेगा। लेकिन अगर हम इस्त्री का जो है रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसके वायर को आप देखिएगा हम गोल गोल घुमा के रख देते हैं और वो जहाँ पे घुमावदार हिस्सा है वो कट जाता है कई बार और वो हमें झटका दे देता है हाथ में, पता नहीं चलता। तो ये अगर आपको लग रहा है कि हाँ इन दिनों में मैं ये प्रेस का या इस्त्री का बहुत इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो जरा एक बार तार को खोल के देख लें कि वो बिल्कुल ठीक ठाक सा है या नहीं। क्योंकि ये अनुभव बहुत से लोगों से सुना है मैंने कि अरे वो प्रेस हमने निकाली और हम इस्त्री करने गए कपड़े को और देखे ने झटका लग गया। हाँ, और झटका लग जाता है हाँ, उसमें। कई बार तो लोग उसमें बड़ी बुरी तरह चिपक भी जाते हैं। जी। तो कई बार अगर आप ऐसा इस तरह से देखते हैं कहीं भी इस तरह की कोई बात, तो ये तो जरूर है कि आप उस व्यक्ति को बिल्कुल से छुड़ाने का प्रयास ना करें। नहीं तो होता ये है कि आपको भी करंट लगने का खतरा हो सकता है। तो जो मेन पावर सप्लाई है जहाँ से, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो ये होते हैं स्विच बोर्ड्स होते हैं उनमें एक तरफ पावर सप्लाई होती है, तो उसको आप डिस्कनेक्ट कर दें, उसको आप तुरंत से बंद कर दें, जिससे कि पूरे घर में जो बिजली की सप्लाई होती है वो कट जाती है। तो ऐसा करें जिससे कि वो व्यक्ति जो है उसकी जान को बचाया जा सके। गीले कपड़े नहीं होने चाहिए। और घर में कई बार हमें बहुत सारे हमारे आजकल क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही बच्चों की और बिजली के बोर्ड इतने नहीं होते तो हम एक्सटेंशन बोर्ड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ। क्योंकि अब घर में सभी लोग अक्सर ज्यादा करके घर पर ही हैं, तो एक्सटेंशन बोर्ड भी देख लें कि बिल्कुल सही है कि नहीं, सही चल रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद अगर वो निकालता है ना तो कई बार हमारे उपकरण ही उस वजह से खराब हो जाते हैं। जी जी। और गाँव की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, चलना चाहिए दीपा, क्योंकि देखिए वहाँ ज्यादातर होता ये है कि मौसम का लुत्फ लोग बड़ा उठाते हैं और खासकर जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं तो वो मौसम का बड़ा ख्याल रखें, क्योंकि इस मौसम में आकाशीय बिजली से भी बड़ा खतरा होता है। जो तार की बाड़ें लगाई जाती हैं, देखिए बाड़ा लगाते हैं जो, तो उस पे भी कई बार बिजली, अगर मौसम बहुत खराब है और बिजली वहां पर किस तरह का अंदेशा है, तो मवेशियों को भी और साथ ही साथ लोगों को भी वहां जाने से देखना चाहिए कि किस तरह से बचें। वो मवेशियों पर भी ध्यान रखना चाहिए और तालाब के तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए ऐसे मौसम में जब आपको ये लगता है कि भाई बिजली का बड़ा खतरा है, बादल गरज रहे हैं, तो आप तालाब की तरफ बिल्कुल ना जाएं। क्योंकि बिजली अगर गिरी तो तालाब में पानी में करंट होता है और वो बहुत बहुत ज्यादा आपको प्रभावित करता है। और ऐसे ही खराब मौसम में पेड़ के नीचे भी शरण नहीं लेनी चाहिए। पेड़ के नीचे भी शरण न लें। अगर आपको शरण लेनी ही है तो किसी घर में आप शरण ले सकते हैं, यानी कोई मकान अगर आपको दिखता है तो आप वहां जाएं, वहां शरण लें, भले बाहर ही खड़े रहें। और जो बिना छत की जो गाड़ियां होती हैं, देखिए आजकल फैशन चला हुआ है, छत नहीं होती है ना, तो वैसी गाड़ियों में घूमना लोग पसंद करते हैं। और मौसम भी ऐसा है कि दिल सबका करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया जाए, तो आप बिल्कुल खुली छत वाली गाड़ियों में बिल्कुल ना घूमें। और अगर आपको शरण लेनी है तो आप गाड़ी में अगर हैं तो देखिए कि जो गाड़ी की सीलिंग होती है जो बहुत अच्छी तरह से मजबूत होती है, ऐसी ही गाड़ियों की शरण लेनी और चाहिए। हमारी सखियां ऐसा ना सोचे कि भाई ये लोग तो हमें डरा रहे हैं। नहीं, डराने की डरा नहीं रहे हैं, तो सिर्फ सावधान रहने को कह रहे हैं ताकि आप इस मौसम का जो है भरपूर आनंद लें, पूरा लुत्फ उठा सके। हाँ, क्योंकि देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, है ना। जी। एक अच्छा है तो एक खराब जरूर होता है, तो उस तरफ भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और अब हमें ध्यान देना चाहिए गीत की तरफ। चलिए। तेरी नौजवानी की कसम, हाय जादूगर कातिल हाजिर है
तुझको तेरी नौजवानी की कसम। जीवन की रागनी, चंदा की चांदनी, मैं हूँ सुहागनी तेरी बलम। जीवन की रागनी, चंदा की चांदनी, मैं हूँ सुहागनी तेरी बलम। दिल मेरा थाम ले, उल्फत का नाम ले, हिम्मत से काम ले मेरे सनम। दिल मेरा थाम ले, उल्फत का नाम ले, हिम्मत से काम ले मेरे सनम। हाय जादूगर का दिल, हाजिर है मेरा दिल, तू दिल में भर दे प्यार भला हो तेरा, तुझको तेरी नौजवानी की कसम। एक हमारे श्रोता ने शालीमार और निशात बाग के लिए लिखा है कि ये बहुत ही खूबसूरत है और इन्होंने इस बारे में किताब में भी पढ़ा है, यूट्यूब में भी देखा है। तो देखिए, जो सोशल मीडिया है उसका हम बहुत अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये सारी जानकारी हमें उसमें मिल जाती है। शालीमार और निशात बाग जो है उसके तो क्या कहने ही क्या है जी। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज फोटोग्राफी के विषय पर आपने मेरी कुछ यादें ताज़ा कर दी। मैंने 5 साल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काम किया है। शादी, विवाह और बहुत सारे सामाजिक आयोजनों में बहुत से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की है। तो देखिए ना, जब बातें होती हैं, हम तो यहाँ स्टूडियो में हैं, लेकिन बहुत सारी यादें, जैसे हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के दौरान, कि बहुत सारी हमारी मधुर यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो ये है खासियत फोटोग्राफी की। जी, और वक्त बिल्कुल नहीं बचा है दीपा। अब सखियों से लेते हैं इजाजत। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं, सभी सखियों को संगीता श्रीवास्तव और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली।